हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस फर्स्ट नंबर पिक्चर में आप लोगों को ये क्या नजर आता है? दिस कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो मैग्नीफाइड फॉर्म है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ड्रम है, ठीक है। और इसकी क्या हो चुकी है? परफोरेशन हो चुकी है। इसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। यहाँ पे ये रप्चर हुआ है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। वाइवा में एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट कब हो सकता है। फॉरेन बॉडी अगर अंदर जाए तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर सकता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज हो, शोर हो, नॉइज इंड्यूस की वजह से भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकता है। इन्फेक्शन कैन काज परफोरेशन, ट्यूमर इन द ईयर कैन काज परफोरेशन। समटाइम इवन कि हम मैच स्टिक वगैरह अपने कान वगैरह में इस तरह फॉर एग्जाम्पल करते आफ्टर बाथ, इससे भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन स्टार्ट ऑफ कॉजेस। बम ब्लास्ट कैन काज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ठीक है। अब परफोरेशन अगर कम है, एमसीक्यू याद रखे वाइवा, इफ देयर इज दिस परफोरेशन tympanic membrane heal itself, याद रखें। इट हैज एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। tympanic membrane अपने आप को क्या करती है? रीजनरेट। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर किसी की tympanic membrane बहुत कम परफोरेट है, उसको हम 2 महीने का टाइम देते हैं। कितने? 2 महीने। नॉर्मल tympanic membrane रीपरफोरेट सॉरी रीहील रीजनरेट आफ्टर 2 मंथ। अगर 2 मंथ के बाद tympanic membrane क्या ना हो जाए, हाँ जी, रीजनरेट ना हो जाए और उसमें वो होल रहे, वो बियॉन्ड द लिमिट हो और उसमें वो होल रहे, तो फिर हम सर्जिकली उसको क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। और सर्जिकल रिपेयरिंग ऑफ tympanic membrane इज कॉल्ड मायरिंगोप्लास्टी। क्या कहते हैं? मायरिंगोप्लास्टी। ये भी याद रखें। सर्जिकल रिपेयरिंग ऑफ tympanic membrane is called मायरिंगोप्लास्टी, ठीक है। नॉर्मली tympanic membrane has the ability of regeneration and it is regenerate especially what? Answer is about 2 months। tympanic membrane की जो परफोरेशन है वो 2 जगहों पे होती है। कितनी जगहों पे? 2। एक को हम कहते हैं सेंट्रल परफोरेशन। कौन सा? सेंट्रल परफोरेशन। और एक को हम क्या कहेंगे? एटिकल परफोरेशन। एटिकल परफोरेशन, ये भी वाइवा में पूछा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो परफोरेशन है वो कितनी टाइप से? 2, सेंट्रल एंड एटिकल। अब इधर देखें, ये जो परफोरेशन है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सेंटर में है। ये क्या है? ये मार्जिन है। ये क्या है? मार्जिन। इस मार्जिन के अंदर परफोरेशन को एटिकल परफोरेशन कहते हैं। क्लियर है? तो मार्जिन जो किनारे है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, इसको एटिक्स कहा जाता है। उसके अंदर अगर होल आ जाए तो क्या है? एटिकल परफोरेशन। अगर इसके दरमियान में से कहीं पे आ जाए तो क्या कहते हैं? सेंट्रल परफोरेशन। क्लियर है? दैट्स इट। सेंट्रल परफोरेशन एंड एटिकल परफोरेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, दिस इज ईयर ड्रम, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ईयर ड्रम। अ नॉर्मल ह्यूमन राइट टिम्पैनिक बोन है, सीलियस बोन है, ये पीछे से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ लगा होता है, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वाइब्रेशन केज करनी है ना, आगे लेके जाए। अब इसमें देखे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है कि नहीं। इधर भी है और इधर भी है। ये एटिकल है कि सेंट्रल है? ये एटिकल है। तो अगर साइड पे मार्जिन पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन है, इसको हम एटिकल कहते हैं। क्लियर है? अब देखे यहाँ पे, ये भी बिल्कुल सेंटर में है, ये भी सेंटर, ये तो मार्जिन यही है ना। ये दोनों हमारे पास क्या है? सेंट्रल परफोरेशन। एग्जामिनर अगर ये पूछे कि विच परफोरेशन इज डेंजरस, आंसर इज एटिकल। ये भी याद रखिए। एटिकल परफोरेशन के कॉम्प्लिकेशन चांसेस ज्यादा होती है। सेंट्रल परफोरेशन की चांसेस कॉम्प्लिकेशन कितनी नहीं होती, क्योंकि सेंट्रल परफोरेशन रीजनरेट फास्टर एज कंपेयर टू एटिकल परफोरेशन, ठीक है। ये एक पॉइंट इसके साथ याद रखें। डेंजरस परफोरेशन कौन सी है? आंसर इज एटिकल। क्लियर है? दिस इज अ केस ऑफ एपिस्टेक्सिस, मतलब नाक से खून आना। दैट इज कॉल्ड ऑफ एपिस्टेक्सिस। हम ये पढ़ते ईएनटी, तो ईएनटी के अंदर नोज आता है कि नहीं? दैट इज एपिस्टेक्सिस। इसके नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। एपिस्टेक्सिस के 2 टाइप्स है। पहले तो इसकी काज क्या है? नंबर 1, काज ऑफ एपिस्टेक्सिस ट्रोमा टू द नोज। अगर कोई ब्लो हो जाए, पंच हो जाए या ट्रोमा वगैरह हो जाए तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है कि नहीं। नंबर 2, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। बहुत ज्यादा बीपी बढ़ने से भी एकदम खून आना शुरू हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन।
नेक्स्ट कोगुलोपैथी, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लड नहीं रुक सकती, प्लेटलेट टिश्यू में खून आ सकता है क्या? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, एक पेशेंट है वो एस्पिरिन ले रहा है, हार्ट पेशेंट है, एस्पिरिन कैन मेक द ब्लड थिन, वो ब्लड थिनर है, और ब्लड एस्पिरिन हैज एंटी प्लेटलेट एक्शन, क्या होता है? एंटी प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट कोआगुलेट ना करे तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। तो नोट में 3 से 4 काजेस जब नोट करते जाए, पहले डेफिनेशन, एपिस्टेक्सिस की डेफिनेशन हमने लिखना है नोट्स में, किसकी डेफिनेशन क्या है। फिर नेक्स्ट हेडिंग लेके काजेस, 4 काज आप लोगों को नोट में मिलेंगे। फिर नीचे लेके टाइप्स, इसकी टाइप्स क्या है। एपिस्टेक्सिस की टाइप्स 2 है, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस एंड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, क्लियर है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फिर इसमें हम ये लिखेंगे, अब देखिए 3 हेडिंग आ गए, डेफिनेशन, काजेस, टाइप। टाइप्स से सुन ले, ये हम आगे आप लोगों को बताएंगे। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस एंड पोस्टीरियर, मोस्ट कॉमन इज एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, लीस्ट कॉमन इज एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। फिर एंटीरियर एपिस्टेक्सिस की जो खून है वो सामने आती है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की खून पीछे जाकर हल्क में जाती है, हम माउथ के जरिए उसको बाहर निकालते हैं। डेंजरस एपिस्टेक्सिस इज पोस्टीरियर, क्योंकि इसमें खून पीछे जाकर ट्रेकिया में जा सकती है, एस्पिरेशन करा सकती है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के अंदर खून की जगह लोकेट करना आसान है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की साइट ऑफ ब्लीडिंग लोकेट करना मुश्किल होता है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के लोग ओपीडी में मैनेज होते हैं, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के लोग एडमिट कराते हैं, क्लियर है। और नीचे लेके मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जब एपिस्टेक्सिस हो तो हम दोनों हाथ उंगलियों से इस नोज को क्या करते हैं, पिंच, हम इधर लोकल वेजो क्या कराते हैं, कंस्ट्रक्शन, ताकि ब्लीडिंग क्या हो जाए, कम। हम इधर पे जोर करते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आप आगे की तरफ झुक जाए, पीछे ना जाए, पीछे किया तो वो हल्क में जाएगी ब्लीडिंग, और वो किधर जाएगी, लंग्स में जा सकती है। चाहे ब्लीडिंग जितनी भी ज्यादा सीवियर क्यों ना हो, हमेशा ट्राई टू बेंड द पेशेंट फॉरवर्ड, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। और हमने यहाँ पे क्या रखना है, शाबाश, 2 फिंगर रखने हैं टिप ऑफ द नोज, ताकि यहाँ पे वेसल को क्या करे, कॉन्स्ट्रिक्ट करे, और ब्लीडिंग चांसेस क्या हो जाए, कम। इस मेथड को कहते हैं ट्रोटर मेथड, क्या कहते हैं, ट्रोटर मेथड। तो ये भी याद रखें कि व्हाट इज ट्रोटर मेथड, इट इज अ मेथड इन विच द nose is pinching and ask the patient to see forward, that is done for 5 to 10 minutes, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट। इसके बाद हम क्या देंगे, लोकल वेजो कंस्ट्रक्टर देंगे, ड्राफ्ट वगैरह की शक्ल में ऐसी ड्राफ्ट देंगे जिसमें लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन हो, कि ब्लीडिंग क्या हो जाए, कम। नेजल पैकिंग का नाम सुना है कि नहीं, ईएनटी में हम इधर पैक बनाते हैं, उसको डालते हैं। पैकिंग शुड बी केप्ट इन द नोज फॉर 24 आवर, कितने, 24 आवर। 24 आवर के बाद हम इस पैक को क्या करते हैं, रिमूव। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में पैकिंग कितने घंटे चाहिए, 24, और पोस्टीरियर में 48 घंटे चाहिए, ये भी याद रखें, ठीक है। 3 नोट में आप लोग को मिल जाएंगे, बट दिस एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट, ओके, ब्लीडिंग 2 तरह की होती है, सुपरफिशियल ब्लीडिंग एंड डीप ब्लीडिंग। Bleeding in the cavities and joints is called of deep bleeding, but bleeding on the skin surface plus mucosa is called of superficial. So nasal mucosa से bleed superficial. Epistaxis is example of superficial bleeding. Clear है? तो superficial bleed को रोकने में platelet का काम होता है, deep bleed को रोकने में clotting factor का काम होता है। यहाँ पे platelet का इशू होगा, clotting factor platelet का, क्योंकि it's a type of superficial। ये समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट, ये भी क्या है, एपिस्टेक्सिस। बच्चों के अंदर एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमन का ट्रोमा है, बच्चे खेलते खेलते कहीं पे गिर जाते हैं, कोई पंच ब्लो वगैरह झगड़ा वगैरह करते हैं, देयर विल बी एपिस्टेक्सिस। फॉरेन बॉडी अगर बहुत टाइम से है तो वो भी नियर बाई वेसल को क्या कर सकती है, रप्चर करके ब्लीड करा सकती है। नेक्स्ट, अब इसको देखें, ये डायग्राम वो देंगे, लेकिन इसके साथ केस का होना जरूरी है। अब आप एग्जाम में गए, डायग्राम दिया है और केस नहीं है, और आपको एक है कि इसमें कमेंट, इस पे कमेंट पास करें, ये डायग्नोज नहीं होता, कमेंट पास करने होते हैं। इसका मतलब, इन द नोज दिस मे बी नेजल पोलिप, ये क्या है, नेजल पोलिप। हमारी नोज की जो म्यूकोजा है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ को पोलिप कहते हैं, इट मे बी नेजल पोलिप। लेकिन ये नेजल पोलिप हो सकती है, इट मे बी फॉरेन बॉडी, ये क्या हो सकती है, फॉरेन बॉडी, कोई चीज अंदर जाकर फंस गई है, हो सकती है कि नहीं। जब तक वो हिस्ट्री ना दे हम इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। इट मे बी नेजल पोलिप और इट मे बी फॉरेन बॉडी, बट इट नॉट अ नेजल ट्यूमर, क्योंकि ट्यूमर की निशानी ये है, इट शुड बी वस्कुलर, ये क्या होता है,
वस्कुलर, जो ट्यूमर है वो फ्राइएबल है और वो क्या है, वस्कुलर है, वो हमें क्या नजर आएगा, रेड नजर आएगा। तो ट्यूमर की अपीयरेंस रेड होती है, वो वस्कुलर होता है। अगर एग्जामिनर आपको कहे कि आपको कोई प्रोब पकड़ा है, प्रोब मीन इस तरह कोई प्रोब पकड़ा है और वो कहे कि यार एक पेशेंट है, उसमें अगर हम मांस को, ट्यूमर मांस को टच करें और वो ब्लीड करें, तो क्या है, ये ट्यूमर है। अगर आप इसको टच करें और वो ब्लीड ना करें, वो पोलिप है। पोलिप नेवर ब्लीड बट ट्यूमर इज ऑलवेज ब्लीड इन द नोज। क्लियर है, वो रेड होता है। इसकी डीडीज क्या बन गई, हाँ अब ये पेशेंट ऐसा है ना, इस तरह है, इसका ये वाला नोज है ना, तो आप लोगों ने कहना है राइट साइडेड नेजल पोलिप और फॉरेन बॉडी, जिस साइड की मसला है वो मेंशन करना है, ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। अब इसको देखें, इसका मतलब इट इज यूजुअली टोमेडल पोलिप्स। ठीक है, पोलिप्स दो होती है, एक को कहते हैं, नोज के अंदर दो तरह की पोलिप है, एक का नाम है एंट्रोक्वानल पोलिप, ये आप लोगों ने स्टेप 1 में पढ़ा है, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है कि उसको बंद एक्सप्लेन करें, स्टेप 1 वालों को हमने पढ़ा है, आपको याद है ना सारे। ठीक है, एंट्रोक्वानल पोलिप एंड इटोमेडल पोलिप। ठीक है, ये दो किस्म के पोलिप होते हैं नोज के अंदर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सा साइनस है, मैक्सिलरी साइनस, और यहाँ पे इटोमेडल है। ऐसा पोलिप जो साइनस की म्यूकोजा, पोलिप कहाँ से आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलिप, जिसने परफेक्ट डेफिनेशन याद रखनी है वो ये है, नॉन कैंसरस एबनॉर्मल मासेस अराइजेस फ्रॉम नेजल और साइनस म्यूकोजा। नेजल या साइनस म्यूकोजा से नॉन कैंसरस एबनॉर्मल मासेस को क्या कहते हैं, पोलिप कहते हैं। नॉन कैंसरस मीन के पोलिप कैंसरस नहीं होते। ठीक है, साइनस म्यूकोजा से भी पोलिप आ सकता है और नोज से भी आ सकता है। अगर ऐसा पोलिप जो कहाँ से आ जाए, किस साइनस से, मैक्सिलरी साइनस म्यूकोजा, इसको एंट्रोक्वानल पोलिप कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रोक्वानल। और ऐसा पोलिप जो इटोमेडल साइनस की म्यूकोजा से आ जाए, इसको इटोमेडल साइनस कहते हैं। क्लियर है, तो एंट्रोक्वानल फ्रॉम मैक्सिलरी साइनस, इटोमेडल इज फ्रॉम इटोमेडल साइनस। ठीक है, अब इधर देखें, इसने कौन सा स्पेकुलम इस्तेमाल किया है, हमने पढ़ा है, ट्यूडिकाम स्पेकुलम। ट्यूडिकाम लिखा था ना, ट्यूडिकाम स्पेकुलम में हम नोज को क्या करते हैं, डायलेट नोस्ट्रिल को, जिससे हम एग्जामिनेशन कर करें। ट्यूडिकाम स्पेकुलम में मैंने बताया था, चूज टू विजुअलाइज द नेजल कैविटी फॉर पोलिप, फॉर ट्यूमर, ठीक है ना, फॉर फॉरेन बॉडी। तो पोलिप की एग्जामिनेशन किस स्पेकुलम से किया जाता है, ट्यूडिकाम। इस तरह कभी कभार पिक्चर देखकर ये पूछे कि क्या है ट्यूडिकाम, आप पास हो जाते हैं। यू शुड नो, यू शुड बी प्रेजेंट इन एवरी स्टेशन, कहीं पे कुछ भी आ सकता है। दैट इज ट्यूडिकाम स्पेकुलम। और नाउ द एग्जामिनर इंस्पेक्टिंग द पोलिप एंड दैट इज इटोमेडल पोलिप। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये नजर से, अब इधर देखिए, ये भी पोलिप है कि नहीं, ये भी बिल्कुल पोलिप, लेकिन फॉरेन बॉडी और पोलिप के ये डिफरेंस भी है। जो पोलिप है इट शुड बी वाइटिश एंड शाइनी, लेकिन फॉरेन बॉडी की डिफरेंट कलरेशन हो सकती है, वो कोई बंटी हो सकती है, कोई हो सकती है, वो तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पोलिप वाइटिश शाइनी टाइप होती है। इसका डायग्नोस कौन बताएगा, आप लोगों का बताना है। दिस इज बाइलेटरल नेजल पोलिप। ये क्या है, बाइलेटरल नेजल पोलिप है, क्योंकि दोनों साइड पे है ना, लेफ्ट राइट दोनों पे है। दैट इज कॉल्ड विच वन, बाइलेटरल नेजल पोलिप। अब इधर देखिए, ये फॉरेन बॉडी, हाँ जो बच्चे वो चरे वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरह कोई चीज है इसमें। ठीक है, इसका मतलब फॉरेन बॉडी आप लोग को वो डायरेक्ट इस तरह कोई रेड कलर, ब्लू कलर, इस तरह चीज बताएगी। अब इसको आप पोलिप तो नहीं कह सकते, तो क्या है, फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी शुड बी रिमूव बाई क्रोकोडाइल फोर्सेप्स, किस फोर्सेप्स के जरिए, क्रोकोडाइल। ईयर से फॉरेन बॉडी, नोज से फॉरेन बॉडी, या हम किस फोर्सेप्स से निकालते, क्रोकोडाइल। ये सब फॉरेन बॉडी जो नोज से ना निकाल पाए क्रोकोडाइल फोर्सेप्स से, चाहे शायद वो फॉरेन बॉडी स्मूथ हो और वो पकड़ नहीं सकते हम, और वो बहुत पीछे हो, तो देन इट शुड बी रिमूव अंडर जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और यहाँ पे कट लगाकर उसको निकालते हैं। क्लियर है, तो अगर सक्शन भी अगर फेल हो जाए, इफ एवरीथिंग इज फेल, तो आखिर में हमारे पास ऑप्शन है जनरल एनेस्थीसिया। ये एग्जाम याद रखें कि किस लोकल में या जनरल में, आंसर इज जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, चाहे ईयर में कोई फॉरेन बॉडी हो या नोज में, और वो हम सक्शन से, वो हम क्रोकोडाइल फोर्सेप्स से ना निकाल पाए, जॉक्सन प्रो फोर्सेप्स से कोई भी हो ना निकाले, तो आखिरी ऑप्शन क्या है, अंडर जीए, जनरल एनेस्थीसिया। इसको देखे,
फॉरेन बॉडी, देखिए व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट टाइप है और लगता है कोई चीज अंदर फंस गई है, ये कोई रुई वगैरह हो सकती है, ठीक है। और ये कौन सा स्पेकुलम है? सुडीगम स्पेकुलम है। अब इधर देखिए दिस एक्सरे, ठीक है, ये एक्सरे है। एक्सरे, इस एल का मतलब ये इस बच्चे का लेफ्ट साइड है और उसका राइट राइट साइड है। अब ये नोज है कि नहीं? तो नोज, ये नोज है, ठीक है। इसमें यहाँ पे फॉरेन बॉडी है, तो दिस whitish thing in the X-ray is called a foreign body. Clear? सर ये पूछेगा कि what is the diagnostic test for foreign body? Nothing. It is a clinical diagnosis. ये क्या है? Clinical, देखने पे पता चलता है। Then why we do X-ray? Answer is to locate the foreign body area कि कहाँ पे है। कि we can remove it or not. अगर आप नहीं रिमूव कर सकते और आप लगे रहे तो you can push this foreign body to the back side और ये complication करा सकती है। तो X-ray will tell you कि where is the depth of foreign body. Clear है? तो मैनेजमेंट आसान करा सकती है कि नहीं? What is this? यही था ना? ओके। हाँ, इससे पीछे। ओके, ये तो हुआ है ना, ये था ना? ओके, दिस इज डेविएटेड नेजल सेप्टम। ये नोज के दरमियान सेप्टम होता है। कोई ब्लो लग जाए, ट्रोमा लग जाए, फिर टेढ़ा हो सकता है, इसको टेढ़ी नाक भी कहते हैं, ठीक है ना? डेविएटेड नेजल सेप्टम। इसका ट्रीटमेंट मेडिकल है कि सर्जिकल? सर्जिकल है। जो सेप्टम डेविएट है उसको दोबारा रिपेयर करना है, इसको कहते हैं सेप्टोप्लास्टी। क्या कहते हैं? सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी मीन रिपेयरिंग ऑफ दी सेप्टम, डीएनएस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग हाथ रखें, दिस इज कॉल्ड बोनी पार्ट ऑफ द सेप्टम, ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, ये कार्टिलेजिनस पार्ट है। तो डिविएशन किस में आती है? कार्टिलेजिनस पार्ट। बोनी तो हार्ड है, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन कार्टिलेजिनस पार्ट में डेविएशन आ सकती है। नेजल सेप्टम डेविएशन इज कॉल्ड डीएनएस। इसको देखें, दैट इज टॉन्सिलाइटिस। ये क्या है? टॉन्सिलाइटिस है। आप लोगों को नोट्स में टॉन्सिलाइटिस मिलेगी, वायरल है, बैक्टीरियल है, ठीक है। और इसके साथ इसकी व्हाट इज द फीचर्स? एनीवन? नंबर वन, सोर थ्रोट, dysphagia, inability to drink and eat the food, और अगर बैक्टीरिया तो हाई ग्रेड फीवर। बस ये चार पांच चीजें हैं। फिर इसकी क्लिनिकल डायग्नोस है देखने से। टंग डिप्रेशर इस्तेमाल करेंगे, टंग को नीचे करके टांसिल हमें नजर आ जाते हैं। अब इसके ऊपर पस बनी है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड फोलिकुलर टांसिलाइटिस। फोलिकुलर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये किस वजह से होती है? बैक्टीरिया। तो उसमें हाई ग्रेड फीवर वगैरह हो सकती है कि नहीं? ओके। और जो टांसिल हमें, ये टंग है ना, टंग, ये यूला है, क्या है? यूला, ये टंग है। जो टॉन्सिल हमें टंग के दोनों साइड पे नजर आती है, इसको पेलाटाइन टॉन्सिल कहते हैं। ये भी याद रखें, कौन सा? पेलाटाइन टॉन्सिल। ए LATINE। द मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड टॉन्सिल इज पेलाटाइन टॉन्सिल। टॉन्सिल्स का नॉर्मल काम क्या है? दीज आर लिम्फोइड फोलिकल व्हिच कैन प्ले अ रोल इन द इम्यूनिटी। ये किस रोल प्ले करते हैं? इसकी इन्फेक्शन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस अगर बार बार हो जाए, रिपीटेड अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस 7 टाइम इन 1 ईयर, दैट इज अ क्लू टुवर्ड टॉन्सिलिटिस। मतलब इंडिकेशन है कि उसकी हम टॉन्सिल क्या करें? रिमूव करें। ये आप लोगों को उसमें मिल जाएगा नोट्स में। इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी और कंट्राइंडिकेशन क्या है। टॉन्सिलेक्टोमी कितने एज के कम बच्चे में नहीं की जाती? 3 साल। कितने साल? 3 साल। 3 साल के बाद टॉन्सिलेक्टोमी की जाती है क्योंकि ग्रो करते हैं। तो अगर 3 साल पहले से ये रिमूव करें, ये रीअकर हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो टॉन्सिलेक्टोमी कब करानी है, कब नहीं करानी है, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर टॉन्सिलाइटिस इज ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी। जीए में करते हैं कि लोकल में? जीए में करते हैं। नेक्स्ट, इसको देखें, ये बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है, ठीक है। हाँ, ये स्टोन टाइप इसमें बनी है, जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलर स्टोन। क्या? टॉन्सिलर स्टोन। अब देखे ना, यूला को देखो, यूला,
टॉन्सिल्स इतने बढ़ गए हैं, नाउ दे मीट ईच अदर। टॉन्सिल्स इतने बढ़ गए हैं, अब टॉन्सिल इधर बढ़े हैं, ये बाहर निकल सकते हैं नहीं, वे अंदर बढ़ेंगे मीडियली। और अब इतने बढ़ जाए कि वो किसको टच करे, ट्यूबुला, इसको कहते हैं किसिंग टॉन्सिलाइटिस। क्या कहते हैं, किसिंग टॉन्सिलाइटिस, एंड दैट इज द इंडिकेशन फॉर टॉन्सिलेक्टोमी। क्योंकि अगर ये आपस में मिल गए तो आपकी जो सांस लेने की जो जगह है वो कम पड़ जाएगी कि नहीं, तो उसमें रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ऐसा टॉन्सिलाइटिस जिसमें टॉन्सिल्स इतने बढ़ जाए कि वो किसको मीट कर सके, हाँ, ट्यूबुला, इसको कहते हैं पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। तो क्या कहते हैं, पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस इज आल्सो नोन एज किसिंग टॉन्सिलाइटिस, क्योंकि ऑलमोस्ट किस टू ईच अदर, ऑलमोस्ट टच टू ईच अदर। बात समझ गए कि नहीं। तो इसमें हम देयर करेंगे या रिमूव करेंगे, रिमूव करेंगे, अदरवाइज द पेशेंट मे डेवलप रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, इसलिए इट इज इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी। इसको देखें, दैट इज बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। और बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस से अब इतना ज्यादा पस बन गया है कि ऑलमोस्ट दे आर गोइंग टू फॉर्म अ लेदरी मेम्ब्रेन। अब ये एक मेम्ब्रेन बनता जा रहा है कि नहीं। अगर ये टॉन्सिल्स आपस में, इन पस आपस में कट हो जाए तो इससे क्या बन जाएगा, मेम्ब्रेन। तो उसको हम फिर कहेंगे मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। क्या, मेम्ब्रेनस। और ऐसा बैक्टीरिया इतना ज्यादा पस बनाए कि उससे क्या बन जाए, एक मेम्ब्रेन, इसको डिप्थीरिया कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिप्थीरियल टॉन्सिलाइटिस। ये क्या है, डिप्थीरियल टॉन्सिलाइटिस। लेकिन अगर आप लोग वहां पे ये बोलेंगे कि सर दिस टॉन्सिल लुक इन्फेक्टेड, टॉन्सिल क्या है, इन्फेक्टेड है, देयर इज मल्ट एंड बाइलेड इन्फेक्टेड है, यूवुला इन प्लेस, यूवुला क्या है, इन प्लेस, बट देयर इज मल्टीपल पस फॉर्मेशन, फॉर मी दिस इज सीवियर बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। फिर भी हम ठीक है, क्लियर है कि नहीं, सीवियर बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। देखिए, बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा पस बनेगी, वायरल के अंदर बहुत ज्यादा कम, ये नॉर्मल है। वायरल टॉन्सिलाइटिस में लो ग्रेड फीवर होता है, बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में हाई ग्रेड फीवर होता है। ओके, ये वर्ड भी याद रखें, वाइवा में शायद ये भी पूछे, ठीक है। वही टॉन्सिलाइटिस, देखे ये वाइवा में पूछे, द वर्ड इज व्हाट, कैटरल, क्या चीज, कैटरल टॉन्सिलाइटिस। और एक मैंने अभी इसका जिक्र किया था, फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, ये बताया था ना। अगर क्वेश्चन में आ जाए कौन सा टॉन्सिलाइटिस, दैट इज काज्ड बाय वायरस, एनी टॉन्सिलाइटिस इज काज्ड बाय वायरस, इट्स कॉल्ड कैटरल टॉन्सिलाइटिस। और जो टॉन्सिलाइटिस कौन काज करे, बैक्टीरिया, इसको फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं, रिमेंबर। अब इस पेशेंट में देखे टॉन्सिलाइटिस है कि नहीं, लेकिन टॉन्सिलाइटिस के बाद यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बन गई कि नहीं, तो दैट इज कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, या डिप्थीरियल टॉन्सिलाइटिस है। एंटी डिप्थीरियल टॉक्सिन देते हैं पेशेंट को। इधर देखे ना, ऊपर एक मेम्ब्रेन बना है कि नहीं, और ये मेम्ब्रेन अगर बहुत ज्यादा इन्वेट करे, पीछे जाकर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है कि नहीं, इसके डिप्थीरियल टॉन्सिलाइटिस इज एन इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलिटिस। नेक्स्ट, ये भी डिप्थीरियल है, बैक साइड पे गई है कि नहीं, और देखे टंग की शक्ल भी येलो बन गई है कि नहीं, पूरा इस पे एक मेम्ब्रेन बना है। इसको देखे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कार्टिलेज, ऑरिकुलर कार्टिलेज। कार्टिलेज का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं, पेरिकोन्ड्रियम। क्या कहते हैं, पेरिकोन्ड्रियम। अब इलास्टिक कार्टिलेज है और इसके ऊपर क्या है, पेरिकोन्ड्रियम, इसके दरमियान ब्लड वेसल्स होती है। अगर कोई ब्लो लग जाए तो वो ब्लड वेसल ब्लीड करते हैं, और वो ब्लीड के बाद जो ब्लड निकलेगी वो कार्टिलेज और किस लेयर के दरमियान अकोमोडेट होगी, पेरिकोन्ड्रियम। बात नहीं समझे। इलास्टिक कार्टिलेज इन द एयर इज कवर्ड बाय विच लेयर, पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम और कार्टिलेज के दरमियान ब्लड वेसल्स है। अगर यहाँ पे कोई पंच या ब्लो लगते हैं, स्पेशली बॉक्सर्स के अंदर, रेसलर के अंदर, या ट्रोमा के अंदर, यहाँ पे जो छोटे वेसल है वो ब्लीड करेंगे कि नहीं, और उसकी जो ब्लड होगी वो बाहर निकलेगी या उस स्पेस में रहेगी। कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द वेसल इज कॉल्ड हीमाटोमा। क्या कहते हैं, हीमाटोमा। कलेक्शन ऑफ द ब्लड बिटवीन पेरिकोन्ड्रियम एंड ऑरिकुलर कार्टिलेज, हीमाटोमा करेगा ना। और इस पार्ट ऑफ द ईयर को ऑरिकल कहते हैं कि नहीं, दैट इज ऑरिकुलर हीमाटोमा। ये क्या होता है, ऑरिकुलर हीमाटोमा। इसका मतलब यहाँ पे कलेक्शन अब क्या हो चुका है, ब्लड हो चुका है। इसका काज बॉक्सर है, बॉक्सर, बॉक्सर में बॉक्सिंग के दौरान पंच हो सकती है कि नहीं, रेसलर है, फाइट है, ट्रोमा है, स्पोर्ट्समैन कंटेक्ट है, सारा ऑरिकुलर। इसको कॉलीफ्लावर अपीयरेंस कहते हैं, गोभी की तरह ये कान बन जाती है, कॉलीफ्लावर अपीयरेंस। इसको ऑरिकुलर क्या कहते हैं, हीमाटोमा। इसकी ट्रीटमेंट अगर आ जाए, आंसर इज
इसको हम यहाँ पे कट लगाते हैं, इंसिजन एंड ड्रेनेज, इंसिजन ड्रेनेज करते हैं। ठीक है जी, डन। अगर ये ट्रीट ना किए जाए तो जो ब्लड है ये पेरिकोन्ड्रियम, एक तो ये पूरे ईयर की स्ट्रक्चर को बिगाड़ेगी, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट खराब हो जाएगी। दूसरी बात, कॉस्मेटिक डिफेक्ट होगी क्या नहीं। तीसरी बात, जो ब्लड है ये नियर बाई पेरिकोन्ड्रियम को डैमेज कर सकती है कि नहीं, इट कैन कॉज पेरिकोन्ड्राइटिस। ये क्या करा सकती है, पेरिकोन्ड्राइटिस। इंसिजन एंड ड्रेनेज, इसको देखें। दिस इज वोकल कार्ड, ये क्या है, वोकल कार्ड लुक लाइक दिस, ठीक है ना। और वोकल कार्ड इज द पार्ट ऑफ द पार्ट, वोकल कार्ड का काम क्या है, हेलो हेलो हेलो, ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोकल कार्ड, साउंड प्रोडक्शन। साउंड, ये जब आपस में वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब देखिए ये नॉर्मल है, अब आगे देखिए, इसको देखिए, वोकल कार्ड यहाँ पे, इसका बिल्कुल ये इसकी लेटरल एस्पेक्ट है और ये क्या है, मीडियल। तो मिडिल एस्पेक्ट ये बम्प है कि नहीं, ये बाहर की तरफ, दीज आर कॉल्ड वोकल नोडुल्स। क्या कहते हैं, वोकल नोडुल। ये उन लोगों में बनते हैं जो लोग ज्यादा बोलते हैं। ये जो कंडक्टर होते हैं गाड़ियों वाले, आवाज है जो, मतलब गाड़ियों में कंडक्टर होते हैं, ये बहुत तेज आवाज जो है ना सुनाते हैं, या गाने वाले या नाथाओं वगैरह जो बहुत तेज बोलते हैं, तो वोकल कार्ड आपस में तेजी से वाइब्रेट करता है, तो उसकी जो म्यूकोजा है उससे आउटग्रोथ निकल सकती है। इसकी दो आप लोगों ने डीडी याद रखनी, इट में भी वोकल नोडुल, जिसको सिंगर नोडुल भी कहते हैं, ये सिंगर में होता है, और इसको हम वोकल पोलिप भी कहते हैं। ये पोलिप भी हो सकती है और नोडुल भी। एक फर्क सर पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोकल पोलिप एंड वोकल नोडुल। वोकल पोलिप्स आर द masses arises from vocal mucosa। हमने कहा ना, नॉन कैंसरस masses from mucosa। अब origin of the polyp is mucosa, लेकिन नोडुल हैज नो म्यूकोजल origin। ये नॉन, ये वाइब्रेशन की वजह से बनती है लेकिन म्यूकोजल origin से नहीं आती, बस में ये फर्क है। इसका ट्रीटमेंट अगर आ जाए वोकल नोडुल की, आंसर इज वॉइस रेस्ट। हम पेशेंट को बताते हैं कि तेज ना बोले, कुछ वक्त के लिए वॉइस रेस्ट करे, ये नोडुल रिग्रेस हो जाते हैं, खुद बहुत ठीक हो जाते हैं। ऊपर देखे ना, वोकल नोडुल ने ब्लॉक किया है कि नहीं, बिल्कुल ब्लॉक। इन लोगों को फिर बातें करने में मसला होगा कि नहीं, इसमें होर्सनेस अब क्या हो सकती है, वॉइस हो सकती है। अब ये आप लोगों को देगा, दैट इज ऑटोस्कोप। ये क्या है, ऑटोस्कोप। इसके अंदर एक लाइट होता है और कैमरे के जरिए हम उस लाइट के जरिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को देखते हैं। इंशाल्लाह द डे आफ्टर टुमारो विल ट्राई टू अरेंज ऑटोस्कोप एंड ऑप्थेल्मोस्कोप, ठीक है ना, साथ में ट्यूनिंग फोर, ताकि ये चीजें हम दोबारा दो तीन करें, क्लियर है। लेकिन ये ऑटोस्कोप, ये भी क्या है, ऑटोस्कोप। बस इसका जो है ना आप लोगों ने याद रखना है, बैटरी होती है, सेल वगैरह लगा जाते हैं। देखें ये जो एरिया है इसको देखे ना, ये बिल्कुल थिन है कि नहीं, इसका वजह यह है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जाता है। अगर बच्चे है तो उसका साइज क्या होता है, छोटा, बड़े तो उसका साइज ज्यादा। तो जो इसका हेड है, इसकी जो बीम है, ये हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एज। बंदे की एज क्या है और केयर स्टेटस क्या है, ये फिक्स नहीं होता, ये चेंजेबल होता है। इसके साथ किट आता है, ये चेंजेबल होता है। ये फिर आप लोग जाकर देखें इसके पार्ट से, दो तीन पार्ट इसके आप लोगों ने फिर याद रखें। ये पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर है, ये भी थोड़ा सा जाकर देख लें, कभी कभार पार्ट वगैरह पूछते हैं। ये आरिकुलर हिमाटोमा को एनालाइज करके क्या क्या है, ड्रेन क्या है, दैट इज इंसिजन एंड ड्रेनेज। आरिकुलर हिमाटोमा ये क्या है, ये फॉरेन बॉडी है, क्या है, फॉरेन बॉडी, लेकिन इतना पुरानी है कि उस पर वैक्स वगैरह इन्फेक्शन वगैरह आई है। और इस तरह की फॉरेन बॉडी से चाहे नोज में हो चाहे ईयर में हो, ईयर है ना, चाहे जिधर भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ है, जिससे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होती है। क्या होती है, फाउल, एनी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज इन द नोज और ईयर फ्रॉम फॉरेन बॉडी विल शो अस अ लॉट ऑफ एनेरोबिक इन्फेक्शन। और ये फॉरेन बॉडी नहीं होगी कि पुरानी, ये पुरानी फॉरेन बॉडी होगी। किसी के बंदे में कुछ चीज फंस गई, वो फिर भूल गया है, इसके अंदर फिर इन्फेक्शन होती रहेगी और वो फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आएगी और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज कैसे करेगी, दैट इज फॉरेन बॉडी। ये नॉर्मली फॉरेन बॉडी अगर आती तो ज्यादातर कहाँ पे स्टक होती है, एक्सटर्नल, ये तो आरिकल है ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, और यहाँ पे मिडल ईयर, और ये क्या है, ट्यूब है, क्लियर है। तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्टक इन फॉरेन बॉडी इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल।
ये क्या है? फॉरेन बॉडी है, ठीक है, फॉरेन बॉडी। ये भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है। ये क्या है? हरिकुलर हेमाटोमा, मैसिव हरिकुलर हेमाटोमा। तो कॉलीफ्लावर अपीयरेंस। और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो ये मियोटस को ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं? तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस करा सकती है। अब बस इसको करें। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुन ले। ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ऑन द मस्टॉइड, रेनिटेस की बात हो रही है, and then move to the outside of the right end of left ear. Patients say they are able to hear the tuning fork better when it is held in the ear next to the both ear. इसका मतलब कि दोनों साइडों पे ईयर कंडक्शन सही थी। तो रेनिटेस क्या है? पॉजिटिव। नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? नॉर्मल है। The physician strikes the tuning fork and places on the patient head. Head पे रखा है। The patient say they hear the fork better in their right ear. What is the diagnosis? है better right, right lateralized है, तो लेफ्ट साइड की सेंसरी प्योर हेयरिंग लॉस है। That's it, ठीक है ना? ये क्वेश्चन ओस्की वाला है, आप लोग को इस तरह आएगा। तो रेनी और वेबर टेस्ट मिलाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। ये फॉरेन बॉडी हो सकती है। फॉरेन बॉडी में पेबल, फ्लैट, पेंसिल, मार्बल, चीज, बीन, नट, ये सारी चीजें आ सकती है। These are the different foreign body। ये क्या है? ये डीएनएस है। यहाँ पे आम ये जो नाक के टेढ़ी है कि नहीं, और जब सेप्टोप्लास्टी की है तो फिर वो अलाइन होती है। एक बिफोर है और एक आफ्टर है। डिविएटेड नेजल सेप्टम। ये क्या है? फोकल नोड्यूल है, ठीक है। एपिसेक्सिस, ये एपिसेक्सिस की मैनेजमेंट थोड़ा सा कर देखते हैं। स्टेप क्या है, ठीक है, इसकी मैनेजमेंट क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेशर, दैट्स इट। क्लियर है? तो इतना भी याद करोगे इससे के जरूर अंदर एक चीज आएगी, ठीक है ना? इससे हट के बाहर से कोई चीज नहीं आएगा। जितने यहाँ पे और आज पढ़े हैं इतना ग्रेप करके जाओगे, आप लोग का ENT 10/10 पास हो जाए, ठीक है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल कोशिश करें कि 8:30 तक आ जाए, क्योंकि कल जुम्मा है, ठीक है। 8:30 नहीं तो 8:45 तक जरूर आ जाए, 8:45 तक पहुंच जाए। तो कल जुम्मा कोशिश करेंगे ताकि टाइम, अगर आप लोग कल लेट आ सकते थे, इन लोग कल बुला तो जल्दी। आप लोग अगर 11:15 तक आ सकते हैं, या ऐसा करें आप लोग 11:30 तक आ जाए, इन लोग को पहले रख लूंगा मैं, ठीक है। चलो बस ठीक।